बहुत ही तेज उठी और रोने लगी। उसकी आवाज को सुनकर सभी उसके कमरे में आ गए और भाभी, भाभी क्या बात है? बहू क्या हुआ? मुझे मत मारो, मत मारो। कोई नहीं मार रहा, कोई नहीं मार रहा। राखी शांत हो जाओ, अब तुम मेरे पास हो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शांत शांत, एकदम शांत। हिमेश से लिपटने के बाद राखी को कुछ होश आया और उसने रोना बंद किया। जिसके बाद क्या हो गया था बहू? कुछ डरावना देख लिया था क्या तूने? हाँ माँ जी। बहू, तू तो सपना देखकर ऐसे डर गई जैसे हमारा हिमेश घबराकर बचपन में रोता था। बहू, तेरा जो भी अतीत है अब तू उसे भूल जा, क्योंकि अब हम तेरा आज है और हमारे साथ तू हमेशा खुश ही रहेगी। हिमेश, तूने बहू को कुछ खिलाया पिलाया था या मेरी बहू को ऐसे ही भूखा छोड़ा हुआ है? नहीं माँ, राखी से मैंने पूछा था, लेकिन राखी ने खाने से मना कर दिया। भाभी, खाना खाए बगैर सोना नहीं चाहिए, नहीं तो माँ बोलती है पेट में शैतान सोने नहीं देता है। तारा, अपनी भाभी के लिए एक थाली बना कर ला। ठीक है माँ। तारा अपनी भाभी के लिए एक खाने की थाली बनाकर लाई। जिसके बाद सुष्मिता राखी को अपने हाथों से खाना खिलाने को बैठी। बहू, जल्दी से मुंह खोल। देख, भूखे रहते हैं ना तो दुख दर्द ज्यादा लगते हैं। चल मुंह खोल, भाभी खा लो। राखी ने सुष्मिता के बोलने पर मुंह खोला। जिसके बाद सुष्मिता ने राखी को खाना खिलवाया और चल अब बहू तू आराम से सो जा, अब कुछ भी गलत नहीं सोचना। हाँ, हम सब यहाँ तुझे सताने वाले नहीं हैं, तेरी फिक्र करने वाले हैं। चल अब तू सो जा। सुष्मिता की बात को सुनकर राखी लेट गई। हिमेश भी उसके साइड में ही लेटा था। जिसके बाद कुछ ही देर में राखी को नींद आ गई और वो गहरी नींद में सो गई। ऐसे ही अगली सुबह राखी की घबराकर जल्दी ही आंख खुल गई। क्या बज रहा है? अच्छा है कि मैं उठने में लेट नहीं हुई। अभी तो बस 6 ही बजे हैं, जल्दी से उठ जाती हूँ। राखी ऐसे बोलकर जल्दी से उठ गई और उसने सुबह 6 बजे से ही घर की साफ सफाई करना शुरू कर दिया। अभी तो बस 6:40 ही हुए हैं। जल्दी जल्दी से सफाई करके मैं सभी को नाश्ता बनाकर दे दूंगी और उसके बाद मुझसे कोई कुछ नहीं कहेगा। राखी घबराकर ही साफ सफाई कर रही थी। उसने 1 घंटे में सफाई कर दी और सफाई करने के बाद वो नाश्ता बनाने चली गई। कुछ ही देर के बाद जब नरेन उठता है, अरे भाभी, आप रसोई में? मैं 6 बजे से जागी हुई हूँ। मैंने सफाई भी कर दी है, खाना भी बना दिया है। अरे भाभी, मुझसे नहीं डरिए, मैं आपकी सास थोड़ी हूँ। राखी, तुम क्या कर रही हो? आपका नाश्ता बना रही थी। मैं जाकर कोई और काम देखती हूँ। राखी ऐसे बोलकर बाकी कामों को करने चली गई। दोनों भाई देख पा रहे थे कि राखी अभी भी अपने मायके वाले सदमे से उबरी नहीं है, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। कुछ ही देर के बाद सभी जाग गए और दोनों भाई अपने ऑफिस को चले गए। राखी भी रसोई में नाश्ते के बाद के बर्तन धो रही थी कि तभी उसके पास तारा आई। भाभी, बाहर कोई लड़का आया है, आपका नाम ले रहा है। क्या कहा? मेरा नाम ले रहा है? तारा की बात को सुनकर राखी के दिमाग में उसके मायके का फिर से एक भयानक मंजर गुजरा। अरे ओ, बाहर कोई लड़का है, तेरा नाम ले रहा है, क्या माजरा है? कौन लड़का है? अरे ओ, बाहर ये कौन सा तेरा आशिक आ गया है, बोल। नहीं माँ, आशिक वाशिक जैसा तो कुछ भी नहीं है। बता कौन है ये? चालू तो तू बचपन से है, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि तेरे पीछे मेरे घर में लड़के आना शुरू हो जाएंगे। नहीं माँ, ये कोई मेरा बुलाया हुआ नहीं है, ये राज है, कॉलेज का क्लासमेट। राज, क्यों आए हो यहाँ? मुझे तो टीचर ने यहाँ भेजा था। ये तुम्हारी फीस की स्लिप है, बोली कि तुम तो कॉलेज आओगी नहीं तो तुम्हारी स्लिप को तुम तक पहुँचा दिया जाए। ठीक है, देखा माँ, इसको यहाँ मैंने नहीं बुलाया था। ये तो मुझे अच्छे से पता है कि किसने किसको बुलाया है और किसे नहीं। सुन रहे हो लड़के, अगर अपनी जान प्यारी है ना तो तुझे तो आइंदा कभी यहाँ मेरे घर के आगे दिखाई नहीं दे जाना। और तू राखी, तुझे तो मैं बताती हूँ। गंगा की बात को सुनकर राज वहाँ से चला गया और गंगा ने बेवजह ही राखी को मारना शुरू किया। वो उसे डंडे से मारती थी। माँ, क्या है माँ, क्यों मार रही हो? बोल, बुलाएगी तू ऐसे लड़कों को घर? बोल। माँ, मैंने किसी को नहीं बुलाया है, मेरा विश्वास करो माँ। राखी ने गंगा को बहुत ही ज्यादा समझाया, लेकिन गंगा को उसकी बात समझ ही नहीं आई और उसने उसे खूब ही मारा। मैंने किसी को नहीं बुलाया है, मैंने किसी को नहीं बुलाया है। भाभी डरो नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं बोल रही हूँ। राखी की आवाज को सुनकर सुष्मिता भी अंदर आई और उसने राखी को पानी वगैरह देकर शांत किया। जिसके बाद सुष्मिता ने ही बाहर जाकर देखा तो वहाँ एक डिलीवरी बॉय था जिसको हिमेश ने भेजा था। बाहर तो हिमेश का भेजा हुआ लड़का आया था बहू,
तेरे लिए उसने कपड़े और कुछ श्रृंगार का सामान भेजा है। आज रात को वो तुझे घुमाने को लेकर जाएगा। सुष्मिता की बात को सुनकर राखी शांत हुई, जिसके बाद ऐसे ही रात हो गई और हिमेश और राखी घूमने को निकले, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं थी। राखी, चलो किसी अच्छी सी जगह जाकर खाना खाते हैं। बोलो, तुम्हारा क्या ख्याल है? जैसा आपको सही लगे, मैं कुछ नहीं कहती। राखी, मैं तुम्हारा पति हूँ, किसी बॉलीवुड मूवी का विलन नहीं हूँ जो तुम मुझसे इतना ज्यादा घबराती हो। चलो, आज मैं तुम्हें कुछ चाइनीज खिलाकर लाता हूँ। हिमेश ऐसा बोलकर राखी को एक चाइनीज रेस्टोरेंट ले गया, जहाँ मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। तुम बताओ कि क्या खाओगी? आज मैं तुम्हारी ही पसंद का खाना खाऊंगा। जो आपका दिल करे वो खा लीजिए, मैं तो कुछ भी खा लूंगी, मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं है। राखी की बात को सुनकर हिमेश को अच्छा नहीं लगा। राखी ने भी ऐसे बोलकर जैसे ही सामने को देखा तो उसे उसकी माँ और बहन उसी रेस्टोरेंट में नजर आई। अरे ये तो माँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये राखी ही है ना? हाँ वही है, और ये तो काफी सजी धजी और अमीर लग रही है। इस करमजली को क्या पा गया? मुझे तो लगा था मर गई होगी। ये तो मेरी माँ और बहन है। आप ये मुझे मारेंगी? नहीं नहीं, हिमेश जी घर चलते हैं, चलिए। अरे तो लेकिन क्यों राखी? बस चलते हैं। राखी ऐसे बोलकर जैसे ही खड़ी हुई, दिमाग पर ज्यादा लोड लेने की वजह से उसे चक्कर आ गया और वो चक्कर खाकर गिर पड़ी। हिमेश एकदम घबरा गया और वो उसे डॉक्टर के पास ले गया, जहां हिमेश का पूरा परिवार भी आ गया। और देखिए, मैंने आपकी बहू को अच्छे से चेक कर लिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है सिवाय इनके दिमाग के। इनका दिमाग किसी गहरे सदमे में है, और ऐसा सदमा जो इनसे भुलाए नहीं भूलता। डॉक्टर साहब, बहू को कोई सदमा तो जरूर लगा हुआ है, क्योंकि हम लोग उसे समझाते हैं, संभालते हैं, लेकिन ये हमेशा डरी और घबराई ही रहती है। लेकिन हम कर क्या सकते हैं? डॉक्टर साहब, हम बहू को अच्छे से अच्छा रख रहे हैं, इसको टेंशन ना हो इस बात की हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बहू हमारे साथ कंफर्टेबल हो ही नहीं रही है। उसकी वजह है आप उसे ऊपरी सुकून देते हैं, लेकिन जिस जड़ की वजह से उसका दिमाग खराब है, आपको वो जड़ खत्म करनी है। अगर कोई बचपन का सदमा है तो वो, जवानी का है तो वो, या कोई इंसान उसकी वजह से है तो आपको उसकी लाइफ से उसे निकालना पड़ेगा, जिससे कि उसका माइंड शांत होगा और फिर आपकी बहू नॉर्मल बर्ताव करना शुरू करेगी। डॉक्टर संदीप की बात पूरे परिवार ने समझ ली। घर आने के बाद जब राखी सो रही थी, सुष्मिता उस बारे में बात करने लगी। बहू की इस दिमागी परेशानी की दिक्कत मुझे लगता है कि उसके मायके से है। हम नहीं जानते कि उसकी माँ कैसी है, कैसी नहीं है, और उसके साथ क्या हुआ है। हिमेश को वैसे भी वो भटकती हुई मिली थी, और जैसी बहू बातें करती है कि मैं सब कर दूंगी, मुझसे कुछ नहीं बोलना, उसे लगता है कि किसी ने बहू को बहुत ही ज्यादा सताया है। हो ना हो, इसकी वजह उसका मायका ही है। हम कल ही बहू के मायके की तरफ किसी के घर चलेंगे, कम से कम हमें थोड़ी तो जानकारी मिल ही जाएगी। सुष्मिता की बात पर पूरा परिवार राजी हो गया। अगले दिन तारा को राखी के साथ छोड़कर सुष्मिता और हिमेश दोनों राखी के मायके की तरफ को गए, जहां राखी के घर के पड़ोस वाले घर में एक औरत थी। सुष्मिता ने उसी के पास जाना बेहतर समझा। नमस्ते जी। नमस्ते, आप कौन? मैं राखी की सास हूँ। यहाँ आपकी पड़ोस में रहती थी ना एक बच्ची राखी, उसी की सास हूँ मैं। अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या हम 2 मिनट को बात कर सकते हैं? अनुराधा सुष्मिता को अपने साथ ले गई, जहां वो आपस में बात करने लगी। राखी तो बड़ी ही शांत सी और अच्छी बच्ची थी, लेकिन उसकी माँ गंगा उसकी सगी माँ नहीं है, जिसकी वजह से गंगा बहन ने कभी राखी को प्यार से नहीं रखा, कभी उसे डंडों से मारा तो कभी किसी और चीज से। बेचारी को अभी तो घर से भी निकाल दिया था। वजह सामने ये आई कि राखी गर्भवती थी, वो भी बिना ब्याहे, तो उसे निकाला। बेचारी बच्ची, पता नहीं ये बात सच्ची भी थी कि नहीं, लेकिन इसका तो यहाँ कोई था ही नहीं। बाप था तो वो काम के सिलसिले में हमेशा बाहर, बस साल के 1-2 मौके पर आना, तो इतने में बेटी को वो क्या ही देखते। झूठ है, ये सरासर झूठ है। मेरी पत्नी को मैं जानता हूँ, अभी उसका फुल बॉडी चेकअप हुआ है और राखी को कोई बच्चा नहीं होने वाला है। माँ, मैं समझ गया, राखी की इस दिमागी हालत की जिम्मेदार उसकी माँ ही है, और अब उन्हें हमें सबक सिखाना ही पड़ेगा। हिमेश ने सोच लिया था कि अब वो गंगा को माफ नहीं करेगा। उसने घर आकर एक योजना बनाई और गंगा के घर सुष्मिता ने दावत का प्रस्ताव भेजा। सुन रहे हैं राजेश जी, आपकी पापी बेटी से उसके प्रेमी ने शादी कर ली, अब हमें अपने घर खाने पर बुला रहे हैं, चलना है? चाहे कैसी भी थी, बेटी थी मेरी, मैं जाऊंगा। किशन की बात को सुनकर गंगा मन ही मन खुश हो गई। अगले दिन खूब बन ठन कर गंगा, मोना और राजेश सुष्मिता के घर पहुंच गए, जहां सभी ने उनका अच्छे से स्वागत किया। लेकिन राखी उन्हें देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी। उसने उन्हें कांपते हुए पानी पिलाया, जिसके बाद बहू,
अपने माँ बाबा के लिए चाय लेकर आ। जी 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 माँ। राखी बड़ी ही डरते डरते रसोई में गई। पीछे से बहाने से मोना और गंगा भी पहुंच गई और माँ, क्या बात है? इतना बड़ा घर ढूंढ लिया तूने तो, लेकिन कभी भी खुद को तो मुझसे बड़ा नहीं समझना, समझ आया? माँ, माँ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। माँ चलो, बड़े दिनों के बाद मिली है ये, अपनी खुन्नस निकालते हैं। तारा और गंगा ऐसे ही राखी को सताने लगी कि तभी वहां वीडियो बनाती हुई तारा आ गई। छोड़ दो मेरी भाभी को, समझी? माँ, बाबा, राजेश अंकल, यहाँ आइए। तारा ने गंगा और मोना की जहालत की वीडियो भी बनाई और उसने सभी को रसोई में भी बुला लिया। जिसके बाद सुष्मिता बोली, दूर हट जाओ मेरी बहू से, और खबरदार जो कभी उसको सताने के बारे में सोचा भी तो। माँ जी। राखी रोते हुए अपनी सास से लिपट गई। जिसके बाद तारा ने सभी को वीडियो दिखाया। माँ, बाबा, राजेश अंकल, देख रहे हैं आप इनकी जहालत? अब ऐसे में अगर एक इंसान बीमार नहीं होगा तो क्या होगा? गंगा, मेरे पीछे तुम मेरी फूल सी बच्ची से इस तरह से बर्ताव करती थी, और तू भी मोना। वो राजेश जी, वो बस कुछ भी बात बनाने की जरूरत नहीं है बहना, समझ आया? हम अच्छे से जानते हैं कि तू मेरी बहू के साथ कैसा बर्ताव करती थी। बात बात पर उसे डंडों से मारना, पीटना, और क्या इल्जाम लगाया था तुमने हमारी बहू के ऊपर कि वो गर्भवती है। राजेश जी, हमने आपकी बच्ची का कल ही पूरा बॉडी का चेकअप करवाया कि ये इतनी कमजोर क्यों हो रही है, तो पता चला कि इसके दिमाग में परेशानी है, बाकी गर्भवती जैसा कुछ नहीं है। अब आप अपनी पत्नी से सवाल कीजिए कि ये एक मासूम बच्ची को ऐसे क्यों सताती थी। बताओ, है कोई जवाब तुम्हारे पास? अरे माँ तो चाहे सगी हो या सौतेली, थोड़ी ममता तो उसमें होती ही है। तुमने तो इसे मरने को सड़क पर छोड़ दिया था। सुष्मिता की बात को सुनकर दोनों माँ बेटी की गर्दन शर्म से नीचे झुक गई। अब उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो दोनों बस मुंह झुकाकर खड़ी हुई थीं कि तभी, क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो क्यों किया? अरे अपने नहीं तो मेरे बारे में ही सोच लेती। इस बच्ची की मरी हुई माँ को मैं परलोक जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा? हाँ देखो भाई साहब, यहाँ हमें आपको बुलाने का मकसद ही ये था कि आपको सच्चाई का पता चले। आपकी बच्ची बेकसूर है और हम चाहते हैं कि राखी जल्दी से जल्दी इस सदमे से उबरे। उसके लिए जरूरी है कि उसके मन की पिछली बातें साफ हो जाएं। हाँ, और इसीलिए अभी से ही गंगा बहन और तुम्हारे जैसी बहन तो भगवान दुश्मन को भी ना दे। तुम दोनों का ही अब से मेरी बहू से कोई मतलब वास्ता नहीं है, समझ आया? तुम दोनों मेरी बहू की कुछ नहीं लगती। जाओ, अब दफा हो जाओ। सुष्मिता के बोलने पर राजेश उन दोनों को अपने साथ ले गया। जिसके बाद राखी खूब रोई। किसी ने राखी को रोने से नहीं रोका, और जब उसका मन हल्का हो गया तो घर वालों ने उसे समझाया। अब गंगा से उसका सब खत्म हो जाने के बाद राखी का दिमाग कम परेशान था। धीरे धीरे वो ठीक हो गई और सभी खुशी खुशी